रमजान का महीना चल रहा है। ईद भी मना ली गई। पूरी दुनिया में एक वॉर जोन, एक वॉर फ्रंट ऐसा है जो अभी शांत दिख रहा है। लेकिन कब ये सुलग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस सभ्यता को, जिस सरकार को, जिस रिजीम को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्परर कहा जाता है, उस पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। अब वक्त है रिटेलिएशन का। मेरे साथ एक ऐसा चेहरा जुड़ चुका है जिसे टीवी पर जितने भी दर्शक हैं वो जरूर पहचानते होंगे, क्योंकि चाहे मामला भारत पाकिस्तान का हो या विश्व में मची किसी भी बारूदी उथल पुथल का हो, रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनकी पैनी नजर से कोई भी वैश्विक घटना बची नहीं है जहां उथल पुथल हो और इन पर इनकी विशेष टिप्पणी ना आए। बहुत बारीक नजर रखते हैं ये सामरिक मसलों पर, और इनकी भविष्यवाणी कई दफे सच भी होती है। जो अपने अनुभव के आधार पे, 37 सालों की सेवा के आधार पे ये जो निष्कर्ष निकालते हैं या ये जो अनुमान निकालते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है टॉप सीक्रेट पे। आज हम इस चर्चा का केंद्र सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष को रखेंगे। सर, मेरा पहला सवाल है, अफगानिस्तान या इस्लामिक एमिरेट ऑफ तालिबान, ये चुप है, खामोश है, किसी जलजले के पहले की खामोशी है, या एक्शन नहीं होगा तालिबान की ओर से? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आप इस प्रोग्राम को थोड़ा डिफरेंट करते हैं। एक डिटेल्ड एनालिसिस और एक सच्ची एनालिसिस लेके आते हैं आपके व्यूअर्स के सामने। बिकॉज कई बार टीवी चैनल्स के उनकी मजबूरियां होती है, अपने अपने तरीके से वो एक एजेंडा को आगे लेके जाना चाहते हैं। बट हमको एक सही एनालिसिस, एक प्रैग्मेटिक एनालिसिस हमको करना चाहिए, और इसलिए मैं जहन करता हूँ आपको और आपके व्यूअर्स को। अब अगर आप अफगानिस्तान को डीपली स्टडी करें, बिकॉज यू हमारा ये प्रोफेशन ही है कि हम इन चीज़ों पे, बारीकियों पे हम अपना फोकस करते हैं। तो एक पश्तून जो एक कौम है, आपको उसको समझना पड़ेगा सबसे पहले। और एक पश्तून कौम जो है वो बहुत ही खुदगर्ज और एक अपने एक नेशनलिज्म के लिए इसको मानी जाती है। और पाकिस्तान ने बहुत साल इनका फायदा लिया है। आप अगर मैं इसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन एक्चुअली करना चाहूँ, तो 1979 से अगर आप सोवियत इन्वेजन की बात करें, और जिस तरीके से पाकिस्तान आईएसआई ने कल्टीवेट किया ये अफगान मुजाहिदीन को सोवियत यूनियंस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और जब 1990s में हमने सोवियत को इसको यहाँ से, जैसे आपने इसको बताया था, दैट इट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। ग्रेवयार्ड। और हाँ हाँ, तो वो बिल्कुल सही आपने ये उसका आकलन किया है। बिकॉज सोवियत यूनियन भी इसको यहाँ से भागे थे, और फिर तालिबान का जन्म हुआ। तालिबान का जो वजूद है, वो बेसिस पे पूरा पाकिस्तान आईएसआई इन्वॉल्व था। और हर एक चीज तालिबान की, उनको ताकत देना, ये उनको पैसे देना, ये उनको हथियार देना, जो भी इस पाकिस्तान से बन पाया वो उसने पाकिस्तान ने किया इसको तालिबान को मजबूत करने के लिए। और और एक आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट भी थी, आप देखिए। बिकॉज पश्तून उस तरफ भी है, पश्तून इस तरफ भी है। तो जिस तरीके से खैबर पख्तूनवा की बात करते हैं, बलूच की बात करते हैं, सारे एरियाज की बात करते हैं, तो एक आइडियोलॉजिकल डिपेंडेंसी या एक कॉमनैलिटी हमको दिखाई दी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक डिपेंडेंसी। अब आप देखिए, अफगानिस्तान को अगर आप एक नक्शे में, अगर आप इसको तब्लीग करें और इस एरिया में देखें, तो वो एक लैंड लॉक है। तो जो कहाँ से अफगानिस्तान को अपने उसको डिपेंडेंसी मिलेगी? पाकिस्तान से। और जो भी अफगानिस्तान को चाहिए वो पाकिस्तान से आता था। तोरखम, जो आप चमन,
जो इस प्रकार की क्रॉसिंग्स है, बहुत सारी क्रॉसिंग्स है। पर ये दो मेन है, एक नॉर्थ में एक साउथ में। और इस खैबर पास से होती हुई आपकी तोरखम जाती है और सीधा आपकी काबुल तक पहुंचती है। तो जब इस तरीके की डिपेंडेंसीज आप एक्चुअली बिल्ड करते हैं एक देश में, और पाकिस्तान मानता था कि भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल रही है। और वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने एसेट्स को अफगानिस्तान में डिप्लॉय कर सकता है लड़ाई के टाइम पे। और भारत अ, अगर पाकिस्तान पे हमला करे, आप देखिए, अगर आप पाकिस्तान का नक्शा अपने सामने रखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान में डेप्थ बहुत कम है। इस कहीं पर भी हमारी इस मिसाइल्स पाकिस्तान के हर एक एरिया में पहुंच सकती है। और इसको डेप्थ कम की इसको वजह से उनको अफगानिस्तान की जरूरत पड़ी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेने के लिए कि भाई अगर हम अफगानिस्तान में उधर चले जाएंगे तो भारत का हमला अफगानिस्तान पे नहीं हो सकता है, बिकॉज वो दूसरा देश है और इसको भारत उसका जो उल्लंघन नहीं करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इस पहलू है इस डिस्कशन का, जहां पे हर एक चीज बदलती है, वो है ईयर 2021। बिकॉज 2021 से पहले बिल्कुल एक स्क्रिप्ट जैसे पाकिस्तान चलाना चाहता था, स्क्रिप्ट को चल रहा था। और अगर आप देखें, तालिबान 1.0 की जो गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के जनरल्स और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट चला रहे थे। बिकॉज जो पाकिस्तान के जनरल्स थे वो ये अफगानिस्तान में थे और उनके वहाँ पे बड़े आलीशान मकान और इतने जो रिजॉर्ट्स जैसे मैं बोलता हूँ वो आपके अफगानिस्तान में थे। तो वो अ, ये मौजूद थे वहाँ पे। और इसीलिए वो बिकॉज तालिबान 1.0 नया था, एक गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं था, तो पाकिस्तान ने बोला कि हम आपको ये अपने एक्सपर्ट देंगे आपके देश को चलाने के लिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि 2024 तक, और अगर आप इसको गौर इसको अगर इसका नोट करें तो 2.46 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में था। सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, एक टाइम पे था। और जिसमें पाकिस्तान इकोनॉमी बहुत बेनिफिट करती थी। 1.64 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान की तरफ आता था, अफगानिस्तान की तरफ 817 मिलियन ही आता था। तो एक वन साइडेड ट्रेड मैं मानता हूं इसको। अब 2021 में क्या बदला? तालिबान 2.0 ने इसको समझा कि ये पाकिस्तान हमारे पे इतना चढ़ा जा रहा है कि हम अपनी चॉइसेस को या अपनी फॉरेन पॉलिसी को हम अपने तरीके से नहीं चला पा रहे। बिकॉज हर एक जगह पाकिस्तान इंटरफेयर करता है। पाकिस्तान की जो आईएसआई है और उसकी जो हुकूमत है वो हमको एक सॉवरन कंट्री की तरह नहीं। और आप अगर पश्तून की हिस्ट्री अगर आप स्टडी करें तो इसको जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, बहुत ही खुदगर्ज लोग हैं, बहुत एक सेल्फ डिटर्मिनेशन उनमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान की इंटरफेरेंस को वो लोग आहिस्ता आहिस्ता करके इसको रिजेक्ट ये करने लगे और ये पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा। अब इस पाकिस्तान समझता था कि अफगानिस्तान तो हमारा ही है और जो हम बोलेंगे अफगानिस्तान करेगा, और वैसे अफगानिस्तान ने नहीं किया। और दूसरा जो उनके जो बेसिक मुद्दे थे, अगर आप इसको समझे, डुरैंड लाइन, इसको 2640 किलोमीटर, अगर इस डुरैंड लाइन को आप देखें तो एक तरफ पश्तून है, दूसरी तरफ भी पश्तून है। 1948 में जब इस लाइन को डेमार्केट किया गया तो आपने दो घरों का बंटवारा कर दिया। एंड एक भाई इस तरफ हो गया, एक भाई इस तरफ हो गया। वो एक्सेप्टेबल नहीं था अफगानीज को। और वो चाहते थे कि डुरैंड लाइन ऐसी कोई लाइन ना बने हमारे बीच में, और जो चलता आया है अपना चलता रहे। फिर पाकिस्तान ने कड़े
कदम, एक वीजा रिजीम, एक एक पहले तो वर्क परमिट अपना स्टार्ट कर दिया कि जो भी इस क्रॉसिंग से इधर आएगा उधर आएगा अब वर्क परमिट लेगा, वीजा लेगा। फिर उसके बाद 10 लाख से ऊपर आपके रेफ्यूजीज है अफगानिस्तान के पाकिस्तान में। बिकॉज अफगानिस्तान आप जानते हैं गरीब देश है, उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जॉब वगैरह की, तो वो पाकिस्तान में जाते थे अपना जॉब, ये अपनी अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए। तो जब हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, और फिर एक फ्लैश पॉइंट आया तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब आप एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पीस स्टडीज की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, पिछले 1 साल में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के आपके जो ऑफिसर्स और सोल्जर्स हैं, 1,000 से ऊपर मारे गए। और इसको टीटीपी ने इनको इसको पहुंचाया अल्लाह के पास। तो अब पाकिस्तान की जो फौज है, जैसे आप जानते हो उसकी एक इमेज है, जैसे कि सिंदूर में पाकिस्तान को इंडियन आर्म फोर्सेस ने अच्छी तरीके से ठोका है। हमने ये देखा 11 एयर बेसेस नष्ट हो गए, और इतने इसको सारे उनके लोग मारे गए, उनको अवार्ड्स मिले पोस्ट ह्यूमस, और वो टीवी पे भी हमने देखा। अब पाकिस्तान की फौज की इमेज जो है पाकिस्तान में बहुत ऊपर रहती है, और वो इसको बना के रखना चाहते हैं। अब ये इमेज आपकी डाउन हो रही है। अब कुछ करना था पाकिस्तान ने, और इस तरीके का कायराना, जो मैं इसको मानता हूं कि जो एक रिहैब सेंटर पे अटैक हुआ, और वो एक वाटरशेड मैं बोलता हूँ, जैसे कि अंग्रेजी में बोलते हैं वाटरशेड, एक इनके रिलेशंस में अब ये रिलेशन वापस नहीं जा सकते। एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है, और आने वाला वक्त इसको बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। और इसमें शायद हम एक भारत का रोल भी देख सकते हैं। सर यहाँ मेरा सवाल है, जो आपने जिस डूरंट लाइन की बात की, जिसको अफगानिस्तान कहता है हाइपोथेटिकल है, हम मानते नहीं। अफगानिस्तान का बॉर्डर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी के दोनों से लगता है। तो ऐसे में कोई भी एक आम आदमी सोचेगा, जो थोड़ा बहुत भी दोनों के बारे में नॉलेज रखता हो, वो ये सोचेगा कहीं अफगानिस्तान के तालिबान ने, कहीं खैबर पख्तूनख्वा में अगर कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि पाकिस्तान की रिजीम के खिलाफ हैं, क्या उनसे और बलूच विद्रोहियों से हाथ मिला लिया है? क्या सेटिंग हो चुकी है, या अंदर खाने बात चल रही है कि चलो इस बार बलूच रिबल्स को अपने साथ मिलाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जो मेरी इंफॉर्मेशन ये बोलती है कि बीएलए जो है, बलूच लिबरेशन आर्मी, वो काफी देर तक साइलों में लड़ रही थी, अपने आप लड़ रही थी पाकिस्तान की हुकूमत के अगेंस्ट। आपने जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट देखा, बाकी इंसिडेंट देखे आपने। अब सिचुएशन ये आ गई, इसीलिए ये जो पानी है इसको पाकिस्तान के एक्चुअली सर से ऊपर चला गया। अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ये चला कि ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मिल गई है। और जो भी उनके बीच में आइडियोलॉजिकल या जो शिया सुन्नी वगैरह उस टाइप का भी होता है इनमें, वो सारे इनके डिफरेंसेस इन लोगों ने अलग कर दिए, बिकॉज दुश्मन एक है और आपका सेम आपका दुश्मन है। तो ये इसको डिसाइड किया कि अगर हम मिल जाते हैं तो शायद हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी, और हम पाकिस्तान की फौज का मुकाबला कर सकेंगे। क्योंकि पहले मैंने देखा कि पाकिस्तान की फौज को काफ़ी सक्सेसेस भी मिल रहे थे, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया था कि भाई एक एक ऐसा लॉ निकाला पाकिस्तान ने कि भाई हम 3 महीने तक किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं इन एरियाज में, खासतौर बलूचिस्तान में। और हमको उसको एफआईआर भी नहीं चाहिए, और उसका जुडिशियल हमको रिमांड भी नहीं चाहिए, हम उसको 3 महीने के लिए गायब कर देंगे। और ये हो रहा था, एनफोर्स्ड डिसअपेरेंसेस करके इसका नाम दिया जा रहा था, कि लोग गायब हो रहे थे, यंग इसको लोग इसको गायब किए जा रहे थे। और इस तरीके से ये जो इंसर्जेंसी है इसने अपना तूल लिया। एक इंसर्जेंसी के 4 स्टेजेस होते हैं। तो आज मैं आपको बोल सकता हूं कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है वो आपकी 4th स्टेज में पहुंच चुकी है। और 5th स्टेज होता है कि जब आपकी इंसर्जेंसी इतनी ताकत हो जाती है उसमें कि वो
गवर्नमेंट को और उसके फोर्सेस को चैलेंज करके एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र, एक फ्रीडम स्ट्रगल के शेप में वो इंसर्जेंसी अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाती है। वो और 3-4 साल इनको लगेंगे, बिकॉज अभी इनके पास इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, बाहर की सपोर्ट भी कम है। बट जैसे ही बाहर की सपोर्ट इनको मिलने लग जाएगी, ये इंसर्जेंसी आ जाएगी और अपना एक फ्रीडम, इसको बलूचिस्तान को अलग करने की कोशिश करेगी। तो ये आपका जो सवाल है, ये बहुत अहम है। और इसको आने वाले वक्त में मैं देखता हूँ, देखिए अभी अफगानिस्तान चुप नहीं रहने वाला। और इसको जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ है काबुल में, एक रेड लाइन पाकिस्तान की फौज ने क्रॉस कर दी। और अभी आप देखेंगे कि 2640 किलोमीटर, देखिए 2640 किलोमीटर, ऑलमोस्ट डबल द साइज ऑफ द इंडियन बॉर्डर विद पाकिस्तान। अब इस बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के पास 11 कोर है और 12 कोर है। और जो 12 कोर है वो आपकी क्वेटा में है, 11 कोर है जो आपकी पेशावर में है। और 12 और आपकी 11 कोर के पास तीन आपकी डिविजन्स हैं, इसको 7 डिवीजन, 9 डिवीजन एंड 17 इन्फेंट्री डिवीजन। और 12 कोर की आपकी 33 इन्फेंट्री डिवीजन और आपकी 41। तो ये पूरे बॉर्डर को 5 डिवीजन कंट्रोल नहीं कर सकती। और इसीलिए गैप्स हैं बॉर्डर में, बिकॉज पाकिस्तान ने हमेशा समझा कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो एक डोरमेंट बॉर्डर है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, एक शांत बॉर्डर है। और यहाँ पे इस तरीके की हरकत नहीं हो सकती। पर आज मैं दावे के साथ आपके चैनल पे बोल सकता हूँ, आने वाले वक्त में ये बॉर्डर भी बहुत एक्टिव होने वाला है। और इसमें गैप्स बहुत है। अगर आप एक पाकिस्तान का पोस्ट देखें, आर्मी का पोस्ट देखें और उसकी डिप्लॉयमेंट अपना देखें, दूसरे पोस्ट से 20-25 किलोमीटर का फासला है। और बहुत आराम से इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ये लोग कराची पहुंचेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, रावलपिंडी पहुंचेंगे। अभी आप इसको देखना, ये पाकिस्तान को एक तांडव का नाच इसको दिखाएंगे। और जिस तरीके से पाकिस्तान सोचता था कि वो अपना एयर स्ट्राइक अपना कर लेगा, अभी इसको पाकिस्तान में आप देखना, कई जगह सुसाइड बॉम्बिंग्स होंगी, सुसाइड स्ट्राइक्स होंगी। और एक इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। और मेरा एक लास्ट पॉइंट है, और वो तुलसी गैबार्ड के पास जाता हूँ उस लास्ट पॉइंट के लिए। तुलसी गैबार्ड की जो स्टेटमेंट है, आप उसको हल्के में मत लीजिए। बिल्कुल। बिकॉज उसने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जिक्र किया है कि आने वाले वक्त में, अगर आज तो पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं, आपका शाहीन 3, शाहीन 4, हतफ 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपकी 2750 किलोमीटर तक इनकी रेंज है। इसको भारत को कवर कर सकती है। किसी भी एरिया का इसको भारत का इनके कवरेज में आता है, बिकॉज इनका मिसाइल प्रोग्राम इंडिया सेंट्रिक है। पर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूएसए को मिल रही है कि चाइना पाकिस्तान को तैयार कर रहा है आईसीबीएम के लिए। और क्यों तैयार कर रहा है? बिकॉज आईसीबीएम में इंडिया का तो कोई नहीं है, बिकॉज इंडिया तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब ये आईसीबीएम की जो थ्रेट है वो है यूएसए के लिए। और चाइना बहुत स्मार्ट है, पाकिस्तान को इतने डेट ट्रैप में डाल दिया, इतना मजबूर कर दिया है कि जो चाइना बोलेगा पाकिस्तान करेगा। और कल एक अगर इसकी आईसीबीएम्स पाकिस्तान से लॉन्च होती है अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका भी इसके ऊपर चिंतित है। और जो पाकिस्तान की जो ये जो आसिफ मनीर और ये सारे लोग सोचते हैं कि अमेरिका ये उनका दोस्त है, ये जो स्टेटमेंट है तुलसी गैबार्ड की, इसके ऊपर मैं चाहता हूं आपके व्यूअर्स और आपके रिसर्चर ध्यान दें। बिकॉज आने वाले वक्त में पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम विल बी अंडर द यूएस स्क्रूटनी। यूएस इसको क्लोजली मॉनिटर करेगा और पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान का ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम आईसीबीएम के स्टेज तक नहीं पहुंचेगा। और तुलसी गेबार्ड ने फ्यूचर का एक वॉर फ्रंट खोला सर।
एक वॉर फ्रंट आसिम मुनीर ने खुद भी खोल दिया है सर। रावलपिंडी में इफ्तार कार्यक्रम था और उसमें शिया मौलाना थे। आसिम मुनीर ने कहा कि जिन्हें ईरान से मोहब्बत है वो ईरान चले जाएं। ऐसा इसलिए दिया था क्योंकि अभी सर आपने देखा होगा कराची कॉन्सुलेट पे और इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है यूएस की, वहां बहुत हिंसक प्रोटेस्ट हुआ, कई लोगों की जानें गई, यूएस मरीन ने गोलियां चलाई, तब जाके अमेरिकी कर्मचारियों की जान बच पाई। आसिम मुनीर का ये कहना कि ईरान से मोहब्बत है ईरान चले जाओ, 15% मिनिमम आबादी है शियाओं की, तो एक वॉर फ्रंट तो आसिम मुनीर ने अपने देश के अंदर खोल दिया। एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा है सर। जनवरी के शुरुआत में जो उनके आईएसपीआर के डीजी हैं अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा कि केपीके की जो गवर्नमेंट है वो टीटीपी के साथ, टीटीपी की हमदर्द है। आप अपने ही स्टेट में जो चुनी हुई सरकार है, क्योंकि वहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत है, उसको आप टेरर टेरर गवर्नमेंट बता रहे हैं। यानी आपने शियाओं के खिलाफ भी वॉर फ्रंट खोला और खैबर पख्तूनख्वा की सरकार के खिलाफ भी वॉर फ्रंट खोला। ये इंटरनल इंस्टेबिलिटी जो आएगी, पाकिस्तान इससे कैसे निपटेगा सर? पाकिस्तान खुद ही अपने मतलब कुल्हाड़ी पे पैर दे रहा है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है सर, ये मेरे मुझे जानना है। देखिए, ये इसका मैं आप एक बहुत क्रिटिकल एनालिसिस इसका ये है कि 27 आपका अमेंडमेंट 2025 पाकिस्तान में क्यों हुआ। हाँ। और इसलिए मैं देखता हूँ कि आज जो शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है और जो आसिफ मुनीर की स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल अलग है। जहां पे शहबाज शरीफ ईरान को सपोर्ट कर रहा है, खोमेनी का उसने कंडोलेंस किया और ईरान से अच्छे रिश्तों की बात कर रहा है, वहां पे आसिम मुनीर जो है वो एंटी ईरान है, बिकॉज ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन। ठीक है। टोटली उसको अमेरिका ने उसको खरीद लिया। और अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान में किसको किसके ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो आज ये जो प्रोपेगेंडा आसिफ मुनीर प्ले कर रहा है, ये एक अमेरिकन प्रोपेगेंडा है। और इसीलिए मैं देखता हूं अभी पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइंस बहुत हैं। एंड वन ऑफ दिस फॉल्ट लाइंस आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है, वो है आपकी शिया और सुन्नी। और खास तौर पे कराची जो आपका शिया डोमिनेटेड आपका एरिया है, और इसीलिए इसको मैक्सिमम आपके जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो इस एरिया में हो रहे हैं। लोग नाराज हैं जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है आपके ईरान के अगेंस्ट। और जो अभी आज मॉर्निंग में ही इस ईरान के सुप्रीम लीडर ने, या आई थिंक पेजिशकियान ने, पाकिस्तान को एडवाइस किया है कि आप अपने अफगानिस्तान की लड़ाई बंद करें। तो इस तरीके की जो ये आसिफ मुनीर है, ही इज अ स्टूज ऑफ द अमेरिकन। और जनरल कुरविला जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए थे, ही वाज द हेड ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ सेंटकॉम। वो ये उनकी वजह से आसिफ मुनीर हैज बिकम क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज वो ही ले गए थे उसको डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो जब हम इसको पाकिस्तान की इसको फॉल्ट लाइंस देखें, और 27 अमेंडमेंट 2025 क्यों निकला पाकिस्तान में, आसिफ मुनीर ने निकाला। और वो इसलिए निकाला कि कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई भी डिसीजन ले, कोर्ट में नहीं जा सकते उसके अगेंस्ट, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है उसका। और उसने अपने आप को सीडीएफ इसका बना दिया। और इसके और एक और इसको वजह, इसको एक्स्ट्रा मैं बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर अथॉरिटी है, वो एक सिविल कंट्रोल पे थी। इसको फौजी ये उसको एडवाइस करते थे, डिसीजन आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जो एक बॉडी थी उनकी नेशनल न्यूक्लियर अथॉरिटी। आज मुनीर ने एक 4 स्टार जनरल वहां अपॉइंट कर दिया और इसको डायरेक्टली अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। तो ये आने वाले वक्त में इसको अमेरिका भी समझता है कि पाकिस्तान इज वेरी वेरी अनस्टेबल। और इसीलिए
अब मुझे आश्चर्य नहीं होगा ये अनाउंस करके आपके चैनल पे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी यूएस ये आने वाले वक्त में खत्म करवाएगा। बिल्कुल। जैसे कि आज वो ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान का नंबर अगला है। और ये बहुत जरूरी हो जाएगा, बिकॉज ये इस टाइप का जो रोग स्टेट है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी ताकत की जरूरत है जिससे उनका ये जो न्यूक्लियर एम्बिशन है उसको खत्म करने की रिक्वायरमेंट। बिल्कुल सर, और हमने ये पढ़ा भी है कि इंदिरा गांधी के समय एक वक्त ऐसा भी आया था कि इसराइल पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक भी करने वाला था, पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन फिर अचानक कुछ बाधाएं आ गई। भविष्य में बिल्कुल ऐसा होगा। और आपने जिस तरह समझाया कि अमेरिका का गुलाम बन चुका है आसिम मुनीर, इनडायरेक्टली या आप कह लीजिए डायरेक्टली वो इसराइल की मदद कर रहा है, मतलब पाकिस्तान का आर्मी चीफ इसराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है अमेरिका का साथ देकर। अब सर, चर्चा को आखिरी दौर में ले जाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है जो अमूमन हर दर्शक जानना चाहता है कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, एयरफोर्स के मामले में पाकिस्तान उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर है। फिर अफगानिस्तान का रिवेंज कैसे होगा, तालिबान कैसे रिवेंज लेगा पाकिस्तान से? इसको बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आप इसका टेरर एनालिसिस करें पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इसको अफगान बॉर्डर का, अगर मैं इसको तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड इसको करूं, दैट नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ। पाकिस्तान इसको अफगानिस्तान में घुसेगा नहीं। इसको जैसे आपने बताया ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, तो इस पाकिस्तान की फौज उस पर खत्म हो जाएगी, बिकॉज वहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर इन्वॉल्व होगा। टैंक्स को इसको वेनरेबिलिटी नहीं है, इसको पहाड़ों का एरिया है। जी। 18,000 आपके हिंदू कुश माउंटेन्स, आप जो आपके नॉर्थ साइड में है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसको मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के पास बस एक ही तरीका है अब, ड्रोन्स अटैक के ऊपर। और इसीलिए मैं इस मानता हूं कि इसमें भारत इसको अफगानिस्तान की मदद कर सकता है। और एक इकोनॉमिक कॉपरेशन से हमको थोड़ा प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, और हमको एक मिलिट्री कॉपरेशन की तरफ अफगानिस्तान के लिए बढ़ना पड़ेगा। हमको हमको उनकी मदद करनी पड़ेगी। और आने वाले वक्त में उनकी जो एयर डिफेंस की क्षमता है उनको भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। बट फिलहाल मुझे लगता है कि ड्रोन्स एक बहुत अच्छा तरीका होगा अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अगेंस्ट हमला करना, बिकॉज वो उसको रोक नहीं पाएंगे। और 10 लाख रेफ्यूजीज इस इसको अफगानीज पाकिस्तान में है, और उसमें कई लाख अभी भी हैं जो उसको रहते हैं वहां पे, तो वो एक स्लीपर सेल का काम करेंगे। और ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर से भी लॉन्च हो सकते हैं, बिकॉज बॉर्डर की इन्फिल्ट्रेशन आराम से हो सकती है। ड्रोन्स के पार्ट्स आप स्मगल करके पाकिस्तान में लेके जा सकते हैं, ड्रोन आप वहाँ असेंबल कर सकते हैं। और अगर आप उसको अंदर से ड्रोन उसको लॉन्च करेंगे तो आपके पास 3 से 4 मिनट का टाइम होता है पाकिस्तान के पास उस ड्रोन को रोकने का। बॉर्डर से लॉन्च होंगे तो उसको पाकिस्तान दूर से ही उसको मॉनिटर कर पाएगा और उसको नष्ट कर पाएगा। बट विद इन पाकिस्तान जो इसको मुझे लगता है अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजी होगी, अब हमको इसको तालिबान नहीं बोलना चाहिए, हमको इसको अफगानिस्तान बोलना चाहिए। अभी जो है अफगानिस्तान की जो स्ट्रैटेजी होगी वो होगी, ड्रोन्स लॉन्च करेंगे। इसको मेजर मेजर उनके जो टारगेट्स हैं, कमांड कंट्रोल सेंटर, उनके सिटीज, उनके एमुनिशन डम्प्स, उनके जो भी आपके इंस्टॉलेशंस हैं, उनके एनर्जी सेंटर्स जहां से इलेक्ट्रिसिटी इनकी पैदा होती है, पावर सेंटर्स। और दूसरा, इनके पास सुसाइड एक एलिमेंट होता है। जैसे बीएलए के पास माजिद ब्रिगेड है, तो अभी ये अपनी सुसाइड ऑर्गेनाइजेशंस को इसको एक्टिवेट करेंगे। और तीसरा, इनका जो एक मोड ऑफ अटैक होगा, जितने भी पाकिस्तान के कॉन्वॉयज आपके मूव कर रहे हैं उनको एम्बुश किया जाएगा, बिकॉज खैबर पख्तूनवा में इनका दबदबा है, बलूचिस्तान में काफी एरियाज में इनका दबदबा है बीएलए का। तो इनके एम्बुश होंगे, स्नाइपर एक्शंस होंगे, और आईडीज वगैरह इस्तेमाल किए जाएंगे, जो हमने एक साल में देखा होते थे, बट बहुत कम फ्रीक्वेंसी में होता था। अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और इसीलिए मैं ये इसको देख रहा हूं अगले 3 से 6 महीने में आप इसको देखेंगे, इस टाइप की स्ट्रेटेजी ये आपको नजर आएगी अफगानिस्तान की तरफ से।
तो अगले 3 से 6 महीने बहुत क्रूशल है उस सीडीएफ के लिए भी, जो कई वॉर फ्रंट पे पाकिस्तान को धकेल रहा है। सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी बात क्यों गंभीरता सुनी जाती है, कितने जटिल मुद्दों को जितनी सरलता से आप बताते हैं, उसमें बेजोड़ है आपका मामला। और सबसे बड़ी चीज, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, ड्रोन वॉरफेयर क्या है, आपने डूरन लाइन बताया, पश्तून पावर समझाया। ये सबसे बड़ा फैक्टर है इस पूरे वॉर का, पश्तून पावर। इनफैक्ट ये मेजर फैक्टर है, कहा जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना, पश्तून पावर है। इस पे ध्यान रखिएगा। तो तालिबान रिवेंज लेगा, जरूर लेगा, ऐसा कहना है हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे गेस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब का। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को शेयर करिएगा, और आपको कुछ कमेंट करना हो इस चर्चा के बारे में, कमेंट जरूर करिएगा। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।